हबीबगंज में 39 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जनसभा में भावुक होते हुए बोले, मैं काशी का हूं और काशी मेरी है। सड़क, एयरपोर्ट, फ्लाईओवर और सिटी रोपवे जैसे प्रोजेक्ट से पूर्वांचल में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज, 50,000 कार्ड बांटे गए। काशी के उत्पादों को मिलेगी जीआई टैग, जिससे बढ़ेगी स्थानीय कारीगरों की पहचान। पशुपालक को दिए गए 106 करोड़ के बोनस और कहा, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ओलंपिक में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए स्टेडियम की भी घोषणा की गई। पीएम बोले, काशी विकास और संस्कृति का संगम है और यूपी अब संभावना नहीं, संकल्प और सिद्धि की धरती है। हमारी सरकार बहुत जोर इस पर भी है कि काशी के युवाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लगातार मौके मिले। और अब तो 2036 में 2036 में ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए हम लगे हुए हैं। लेकिन ओलंपिक में मेडल चमकाने के लिए मेरे काशी के नौजवानों, आपको अभी से लगना पड़ेगा। और इसीलिए आज बनारस में नए स्टेडियम बन रहे हैं, युवा साथियों के लिए अच्छी फैसिलिटी बन रही है, नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल गया है। वाराणसी के सैकड़ों खिलाड़ी उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। सांसद खेल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को इस खेल के मैदान में अपना दम दिखाने का अवसर मिला है। साथियों, भारत आज विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारा काशी बन रहा है। यहां गंगा जी का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और काशी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर है। काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है। मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से एकता ये सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं। अब तो यहां एकता मॉल भी बनने जा रहा है। इस एकता मॉल में भारत की विविधता के दर्शन होंगे। भारत के अलग अलग जिलों के उत्पाद यहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे। साथियों, बीते वर्षों में यूपी ने अपना आर्थिक नक्शा भी बदला है, नजरिया भी बदला है। यूपी अब सिर्फ संभावनाओं की धरती नहीं रहा, अब ये सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन रहा है। और जैसे आजकल मेड इन इंडिया की गूंज हर तरफ है, भारत में बनी चीजें अब ग्लोबल ब्रांड बन रही है। आज यहां कई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये किसी जमीन की पहचान का प्रमाण पत्र है। ये बताता है कि ये चीज इसी मिट्टी की पैदाइश है। जहां जीआई टैग पहुंचता है, वहां से बाजारों में बुलंदियों का रास्ता खुलता है। साथियों, आज यूपी पूरे देश में जीआई टैगिंग में नंबर 1 है। यानी हमारी कला,
हमारी चीजें, हमारे हुनर की अब तेजी से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन रही है। अब तक वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में 30 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वाराणसी का तबला, शहनाई, दीवार पर बनने वाली पेंटिंग, ठंडाई, लाल भरमा मिर्च, लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी, हर चीज को मिला है पहचान का नया पासपोर्ट, जीआई टैग। आज ही जौनपुर की इमरती, मथुरा की सांझी कला, बुंदेलखंड का कठिया गेहूं, पीलीभीत की बांसुरी, प्रयागराज की मुंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठ कला, लखीमपुर खीरी की थारू जरदोजी, ऐसे अनेक शहरों के उत्पादों को जीआई टैग वितरित किए गए हैं। यानी यूपी की मिट्टी में जो खुशबू है, अब वो सिर्फ हवा में नहीं, सरहदों के पार भी जाएगी। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। ये वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के इन केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं ले आई हैं। काशी में आज आपके कर कमलों से लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज आपके द्वारा पुनः काशी को प्रदान की जा रही है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। काशी में और उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए काशी और उसके अगल बगल के जनपदों को सर्वाधिक जीआई टैग अब तक प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर जीआई टैग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है। राज्य के कर कमलों से आज यहां 21 नए ऐसे जीआई टैग के सर्टिफिकेट भी प्रदान करने जा रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के इस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए उन करोड़ों हस्तशिल्पी और कारीगरों की ओर से भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आयुष्मान भारत एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित हुई है। देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर अब तो वह वंदना योजना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुविधा आपने प्रदान की है और काशी में अब तक 50,000 से अधिक बुजुर्गों ने इसका कार्ड भी बनाया है। आज उस कार्यक्रम में आपके कर कमलों से कुछ कार्ड जारी होने जा रहे हैं, इसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं।
26/11 हमले के मास्टरमाइंड ताबूर राणा के अमेरिका में सफल प्रत्यार्पण के बाद अब देश भर में उसकी फांसी की मांग उठने लगी है। इसी मुद्दे पर आज वाराणसी में पीएम मोदी की जनसभा से पहले खास नजारा देखने को मिला। गीता मंदिर इलाके से जनसभा स्थल की ओर बढ़ते हुए दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता और काशीवासी बैनर पोस्टर लेकर जुलूस की शक्ल में नजर आए। नारेबाजी करते हुए लोगों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया और कहा कि उनकी कोशिशों से ही तहब्बुर राणा भारत लाया जा सका। लोगों का कहना था कि 26/11 के शहीदों की आत्मा को सच्ची शांति तभी मिलेगी जब तहब्बुर राणा को फांसी दी जाएगी। जनसभा से पहले ही माहौल पूरी तरह जोशीला और भावनात्मक बन गया था। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज हम लोग माननीय मोदी जी की वाराणसी में विशाल जनसभा मेहंदीगंज में है, वहाँ के लिए निकल रहे हैं। लेकिन माननीय मोदी जी ने, भारत सरकार ने जो एक अभूतपूर्व सफलता पाई है, 26/11 जो बम्बई के सीने पर चढ़ करके आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके मास्टरमाइंड को भारत प्रत्यार्पित कराने का काम भारत सरकार ने सफलतापूर्वक किया। हम इसके लिए माननीय मोदी जी, भारत सरकार को, अमित शाह जी को कोटि कोटि बधाई देते हैं और इस आतंकवादी को इसके अंजाम तक पहुंचाने का काम भारत सरकार करे। हम काशीवासियों का ये आग्रह है ताकि ये आगे भविष्य में कोई आतंकवादी इतना साहस न कर सके कि भारत के ऊपर इस तरह के हमले की कोशिश करे या उसका प्लान भी बनाने की कोशिश करे। बीएचयू गुरुद्वारा में श्री अखंड पाठ साहिब की पुण्यहुति सिख समुदाय ने की अरदास और कीर्तन। वाराणसी आईआईटी बीएचयू के राजपुताना छात्रावास स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में रविवार को श्री अखंड पाठ साहिब की पुण्य आहुति की गई। इस पावन अवसर पर बीएचयू के सिख समुदाय से जुड़े शिक्षक, छात्र छात्राएं और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कीर्तन और अरदास के बाद श्रद्धालुओं ने गुरु प्रसाद और लंगर का आनंद लिया। यह धार्मिक आयोजन शनिवार को आरंभ हुआ था। कार्यक्रम के दौरान बीएचयू गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट प्रोफेसर SM सिंह, डॉक्टर जसमीत सिंह समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि इस गुरुद्वारे की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1927 में की थी, जो तब से ही आस्था और सेवा का केंद्र बना हुआ है। बीएचयू गुरुद्वारा राजपुताना 1927 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया। ये राजपुताना हॉस्टल में चलाया गया, तब से लेके आज तक ये अनवरत चलता आ रहा है। यहाँ पे डेली सुबह और शाम पाठ होता है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे पूरा स्टाफ और बीएचयू के स्टूडेंट्स मिलके पाठ पूजा करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हर त्यौहार पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, लंगर चलता है और रविवार को भी यहाँ पे हम लोग लंगर चलाते हैं। संगत आती है और यहाँ एक अलग प्रकार की स्पिरिचुअलिटी का माहौल रहता है, जिससे कि सब बहुत बेनिफिटेड होते हैं। और यहाँ पे अभी अखंड पाठ साहब का प्रारंभ किया गया है। ये अखंड पाठ साहब बैसाखी के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है, जिसमें पूरी बीएचयू की साथ संगत इकट्ठी होकर कर रही है। ये आज से शुरू हुआ है 11 बजे से, जो परसों 13 तारीख को बैसाखी वाले दिन समाप्ति होगी इसकी सुबह 10:30 बजे। उसके बाद लंगर होगा, कीर्तन होगा और यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी बैसाखी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। धन्यवाद। श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी के विधि विभाग में पिछले कई वर्षों से गंभीर लापरवाही और उदासीनता का माहौल बना हुआ है। वर्ष 1958 से संचालित यह विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंध है, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। छात्रों के अनुसार मूड कोर्ट, कंप्यूटर लैब, कॉमन रूम और कक्षों के व्यवस्था छात्रों की संख्या के अनुपात में नहीं की गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि शैक्षणिक सत्र 2009 से 2010 तक लेकर वर्तमान सत्र तक छात्रों से उपाधि शुल्क तो लिया गया, लेकिन किसी भी छात्र को अब तक उपाधि वितरित नहीं की गई। इससे ये संदेह गहराता है कि छात्र छात्राओं से ली गई धनराशि का दुरुपयोग कर गबन किया गया है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग छात्रों द्वारा की गई है। पढ़ाई पूर्ण करने के बाद भी छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के चक्कर काटने को विवश हैं और अतिरिक्त शुल्क भी जमा कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ऑल इंडिया बार काउंसिल को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए शीघ्र जाँच करानी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि विशेषकर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को न्याय मिल सके। मेरा नाम सर्वेश तिवारी, मैं यहाँ का वर्तमान छात्र संघ महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। आज विधि विभाग के खिलाफ हम लोग का धरना प्रदर्शन है, क्योंकि विगत कई वर्षों से, जैसा कि मेरे भाई ने बताया, कि
हम सभी पैसा तो जब देते हैं लेकिन उसकी सुविधाएं नहीं ले पाते हैं। अगर आप देखेंगे फीस रसीद उठाकर तो हमसे पता नहीं किस लिए 350 रुपये है। कंप्यूटर लैब के नाम पर निकल आता है, लेकिन हम लोग कभी आज तक कंप्यूटर लैब की व्यवस्था नहीं ले पाए हैं। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर लैब का मांग करते हैं। और जैसा कि आप जाकर देखेंगे सर, हमारे पैसा से गुरुजन है, गुरुजन को कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने विभाग को चमका कर रखते हैं, लेकिन छात्रों को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देते कि जैसे छात्र आगे का विकास कर सकें। कंप्यूटर लैब नहीं देते हैं और बार काउंसिल से वो मांग करते हैं कि हमारे यहाँ इतने छात्र हैं, लेकिन वो बार काउंसिल के आने के बाद मुटकोट दिखाते हैं, कंप्यूटर लैब दिखाते हैं। लेकिन बार काउंसिल के नियम में है कि एक बॉयज़ का कॉमन रूम होना चाहिए, गर्ल्स का कॉमन रूम होना चाहिए, कंप्यूटर लैब होना चाहिए, मुटकोट होना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं दी जाती है। इसके मांग के लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और जब तक हम लोग का मांग पूर्ण नहीं होगा ये धरना चलता रहेगा। ऐसा क्या करना पड़ गया कि आपको अपनी सरकार में ही धरने पे बैठना पड़ गया? नहीं, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई कॉलेज प्रशासन से, क्योंकि हम कॉलेज को फीस देते हैं। हम फीस लाइब्रेरी के नाम पर देते हैं। आप जाकर देखेंगे तो वाचनालय के नाम पर हम 35 रुपये पर छात्र, 1000 छात्र छात्राएं LLB विधि विभाग में हैं। लेकिन आप जाकर वाचनालय का हाल देखेंगे तो उसमें धूल जमा हुआ है, कोई लड़का वहाँ बैठने नहीं जाता। इसमें गलती कॉलेज शासन की, कॉलेज प्रशासन की है। डॉक्टर हैनीमैन की 270वीं जयंती पर मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया होम्योपैथी वाराणसी द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि थे राज्य मंत्री RP कुशवाहा और कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्य वक्ता डॉक्टर RS पटेल ने बताया कि होम्योपैथी से लाइलाज मानी जाने वाली बीमारियां भी जड़ से ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर GS मौर्य और डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने होम्योपैथी की चुनौतियों, रिसर्च और सरकारी सहयोग की जरूरत पर बात रखी। कार्यक्रम में दर्जनों डॉक्टरों ने हिस्सा लिया और डॉक्टर अंजुल ने संचालन किया, जबकि डॉक्टर नीरज ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मैं डॉक्टर राजीव मौर्य वाराणसी से हूँ। राजीव जी, आज यहाँ पे जो जयंती मनाई जा रही है, इसका उद्देश्य देखिए, हम लोग इसलिए जयंती मनाते हैं कि हम लोग हर साल रिचार्ज होते हैं और इनके दिए गए हुए निर्देशों पे चलते हैं, जो कि 200 शताब्दी हो गई है। और ये इनके निर्देश जो आज भी ऐसे है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी उन्होंने 2 शताब्दी पहले दिया था, तो वो शताब्दी आज भी नैनो टेक्नोलॉजी अभी नहीं खोजी जा सकी, लेकिन हमारे होम्योपैथी में नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे कोरोना जैसे इलाजों में हम लोग ने काफ़ी अच्छा इलाज किया और भी ऐसे जो भी माइक्रो बीमारियाँ हम उस पर अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारे जो बजट को और बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर होम्योपैथी का अगर सबसे पहला स्थान और सबसे ज़्यादा अगर बिजनेस होता है तो अपने इंडिया में होता है। ठीक है, धन्यवाद। वाराणसी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। राइफल क्लब सभागार के बाहर वाराणसी जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्राइवेट स्कूल मनमर्जी से फीस बढ़ा रहे हैं, एक ही दुकान से कॉपी किताब खरीदने का दबाव डाल रहे हैं और साल भर की फीस एक साथ वसूल रहे हैं। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि ये विरोध यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर हुआ। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा के नाम पर शोषण अब बर्दाश्त नहीं होगा। दिलचस्प बात ये रही कि इसी वक्त PM मोदी भी शहर में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे थे। ऐसे में कांग्रेस का ये प्रदर्शन राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मनमानी के विरोध में हम लोग राज्यपाल महोदय के ज्ञापन जिसमें जो विद्यालयों में हर वर्ष 11 बजे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो एक बार लगता है जाए, पर हर बार बड़े भाई छोटे भाई अपने बड़े भाइयों की किताबों से पढ़ ली है, वसूली की जाती है उसके विरोध में। लेकिन आप इतना भी सुरक्षित रख लीजिए अपनी किताब, अगले साल उसको निष्प्रयोग, कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है स्कूलों की मनमानी के कारण। हम सब इन्हीं सब इसको ज्ञापन दिया गया है। क्योंकि आज जहाँ हम लोग को पूर्व कार्यक्रम घोषित था, कोई ज्ञापन लेने के वो उपस्थित नहीं था। हम लोग काफी देर तक इंतजार करने के बाद कैंट थाने के साहब ने कहा कि कोई है नहीं, हमको ज्ञापन देंगे, आपको मिलवा देंगे। हम लोग उन्हीं को अपना ज्ञापन सौंप करके वापस। काशी में गैंगरेप पर सियासी घमासान, सरकार पर उठे सवाल। काशी का बेटा कहां है? गैंगरेप पर सपा नेता लालू यादव का हमला। बनारस में हाल ही में हुई गैंगरेप की घटना पर समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर महासचिव लालू यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को अपना घर बताते हैं, लेकिन यहां की बेटियों की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं।
लालू यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार दोषियों को सजा देने में असफल है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन आरोपियों पर बलात्कार का आरोप है उनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ है। विपक्ष तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता। यहाँ पे सब बलात्कारी है, सब बलात्कार करके जेल के सलाखों में है। आप यहाँ देख लीजिए कि सुंदर सिंह शेखर और तमाम लोग हैं बलात्कार के मामले में जेलों में हैं। मैं सीधे सीधे मांग करता हूं यूपी के मुख्यमंत्री से कि बाबा जी, महाराज जी, मैं आपका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश आपके बस का नहीं है। आप फौरन इस्तीफा देकर गोरखनाथ मंदिर में जाइए। आपका काम है घंटा बजाना, आपका काम है पूजा करना, शासन चलाना आपकी बस की बात नहीं है। आप तो खाली एक जात बिरादरी को टारगेट बना के चल रहे हैं, एक ही लोगों को टारगेट बना के चल रहे हैं। बाकी आपके जी में काम तो कुछ है नहीं। विकास का काम करना तो है नहीं, गरीबों का मदद करना आपका काम है नहीं, नौजवानों को नौकरी देना आपको काम तो है नहीं, बेरोजगारी भत्ता देना आपको काम है नहीं, विधवा पेंशन देना आपका काम तो है नहीं। तो आपसे महाराज जी मेरा निवेदन है कि आप फौरन अविलंब प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जाकर इस्तीफा देकर गवर्नर को आप चले जाइए वहाँ मठ में जाकर, वही दिया जाकर शंख बजाइए, घंटा बजाइए। ये आपकी बस की बात सरकार चलाना, शासन चलाना नहीं है। हम तो समझते हैं कि थाना नहीं, अपराध बनाने का कारखाना हो गया। दूसरी चीज, आज रात स्थिति क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि आपके थाने की पुलिस फर्जी पिस्टल रिवाल्वर लगा के लोगों को धमकाकर पैसा वसूल रहा है। कहीं बेटियों का लाश पड़ा है गर्दन पर, पेड़ों पर, कहीं बेटियों के मार के फेंक दिया जा रहा है। ये क्या है? ये शासन है आपका? ये शासन नहीं है। मैं मांग करता हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि अविलंब उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि सरकार की न नीति है न नीयत है, लेकिन खाली नीयत खराब है। दूसरी चीज कि ये बाबा न पूरा बाबा है न पूरा मुख्यमंत्री है। सारा स्थिति उत्तर प्रदेश का जंगल राज कायम हो गया एकदम। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। जंगल राज काम में खाली हुआ बुलडोजर लगा देना, हुआ बुलडोजर चला देना। लेकिन मैं बाबा जी आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकर्ता, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं। आपसे हम लोग इतनी सी भी नहीं डरते बाबा जी, इतनी सी भी नहीं डरते हैं। हमारे नेता का हुकुम आदेश हो जाएगा तो आपको बनारस में घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको हम बता दे रहे हैं। और मैं मांग करता हूं पुलिस कमिश्नर से कि यदि पुलिस जितने बलात्कारी हैं, वाराणसी में जो घटना घटा है, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम कमिश्नर के पास जाकर उनके ऑफिस के बाहर बैठने का काम करेंगे। तो तब तक बैठेंगे तब तक वो सबों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। बनारस के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका 5 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन आज हालात स्थिति परिस्थिति ऐसा लग रहा है कि वो 5 घंटा से 2 घंटा प्रोग्राम बना दिए। यहाँ के सम्मानित जनता उनको भाई देश का प्रधानमंत्री बनाकर बैठाई है। माननीय अजय राय जी बनारस के एमपी हो गए थे, 3 बार टीवी चैनल ने दिखाया, लेकिन 3 बार प्रधानमंत्री पीछे पीछे पीछे। लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अजय राय जी चुनाव जीत चुके थे। आखिरी सवाल हम लोग का है कि एक और काशी की सांसद जो आज अपने पूरे भाषण में काशी की विकास की बात कर रहे हैं, सारी कुछ की बात कर रहे हैं, मगर काशी की बिटिया के बारे में एक बार भी उन्होंने बात नहीं किया। देखिए, न बिटिया वाले हैं न वो बेटा वाले हैं, न उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बेटा वाला है न बिटिया वाला है। जिसका बिटिया है उसके दिल से जाके आप पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजर रहा है।
जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, बिगड़ चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, अब इससे बुरी बात क्या हो सकती है। ये बाबा जी जब होता है तब बनास में चले आते हैं, एक घंटा तक रास्ता जाम, बनास की काशी की जनता परेशान रहती है। इनकी पुलिस, आज देख लीजिए अभी घटना घटा था, आज 15-20 दिन हो रहा है, ये हरतीरथ चौराहा पे उस मुस्लिम भाइयों को झूठे फर्जी मुकदमे में जो बुजुर्ग बेचारे थे 15 से लेकर 20 तक, इनकी बाबा जी की पुलिस यही कर रही है, 2500 लोग को उठा के जेल में भेज दिया। अब कहता है कि बलात्कार हुआ, वहां कतई बलात्कार नहीं हुआ है, वहां कतई छेड़खानी नहीं हुआ है। अरे भाजपा के लोग अपने हैसियत में आ जाओ, अपने हैसियत में रहो। आज जिस दिन समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार आ गई तो सोच लो क्या होगा, उल्टा टंगवा दिया जाएगा, एकदम उल्टा टंगवा दिया जाएगा। बाबा जी अपने सेना को समझा दीजिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग डरने उठने वाले नहीं है। हम लोग बहुत सरकार देखा गया है, ये कोई पहली बार आपकी सरकार नहीं है माननीय योगीनाथ जी। मैंने मायावती की सरकार देखी है, मैंने इसके पहले राजनाथ सिंह की सरकार देखी है, मैंने गुप्ता जी की सरकार देखी भारतीय जनता पार्टी की। आप ऐसा काम मत कीजिए, बढ़िया बेहतर कानून व्यवस्था बनाइए। आपकी 8 साल की सरकार होने जा रही है, ये नहीं चल रही है। जाकर गवर्नर को इस्तीफा देकर जाइए मठ में, जाकर यहाँ घंटा घंटी बजाइए। आपके बस का नाम बात नहीं सत्ता सरकार चलाना। आप कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हो, दिन दहाड़े बच्चियों के बलात्कार हो रहा है, आपके MP MLA बलात्कार कर रहे हैं, ये क्या है। कानून व्यवस्था दोस्त है। अब बाबा जी एकदम मस्त है, आते हर हफ्ते काशी में और मजा लेकर चले जाते हैं। वाराणसी में बाबा साहेब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले की जयंती पर रन ऑफ अम्बेडकर और कई प्रतियोगिताएं हुई। हजारों लोग एक जैसे कपड़े पहनकर हाथों में झंडे लेकर जय भीम और बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाते हुए रैली में शामिल हुए। शाम को सारनाथ में एक बड़ा म्यूजिक प्रोग्राम हुआ जिसमें कई सिंगर्स ने बाबा साहेब के संघर्ष और विचारों को गीतों के जरिए बताया। मिशन नायक बुद्धिमित्र मुसाफिर जी ने कहा, हम बाबा साहेब का सपना पूरा करने और सबको बराबरी का हक दिलाएंगे। संविधान के प्रति जन जागरण के लिए रन फॉर अम्बेडकर हो रहा है। रन फॉर अम्बेडकर ये पूरे देश में भाईचारा हो, पूरे देश के लोग मानो एक समान हो, इसके लिए रन फॉर अम्बेडकर का आयोजन डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कचहरी से हो रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो गोल में सम्मेलन से जो भारत में दबे कुचले वंचित समाज था, जिन्हें आज के डेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC कहा जाता है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने गोल में सम्मेलन 1930, 31, 32 से जो उन्होंने प्रतिनिधित्व का अधिकार लाया उसके जन जागरण के लिए रन फॉर अम्बेडकर हो रहा है। रन फॉर अम्बेडकर इसलिए भी हो रहा है कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए कहा था कि भारत के अस्पृश्य, अछूत, दलित हिंदुओं से पृथक हैं, हिंदू नहीं है। इसके लिए, इस जन जागरण के लिए रन फॉर अम्बेडकर का कार्यक्रम यहाँ से आयोजित किया जा रहा है। पूरे देशवासियों को मैं आपके चैनल डेन काशी के माध्यम से यही आह्वान करूंगा, इस देश में समता, सुनता, न्याय, बंधुत्व की स्थापना के लिए हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है और जाति विहीन समाज के निर्माण के लिए संकल्पित हो। यही बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया और आह्वान किया और नारा दिया कि हम सभी भारतवासी पहले हैं, भारतवासी मध्य में भी हैं और अंत तक हम लोग भारतवासी हैं। भारत भूमि में गर्व करें। भारत भूमि की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए रन फॉर अम्बेडकर का आयोजन किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो, इसी के लिए रन फॉर अम्बेडकर हो रहा है। थैंक कुंभ स्नान व कल्पवास मेडिकल साइंस की दृष्टि से अमृत तुल्य डॉक्टर वचस्पति त्रिपाठी। प्रयागराज में विख्यात भेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर वचस्पति त्रिपाठी ने कुंभ स्नान और कल्पवास को मेडिकल साइंस की दृष्टि से अमृत के समान बताया। उन्होंने कहा कि 2025 के महाकुंभ में जब करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे तो ये सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि प्राकृतिक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी। संगम के जल में मौजूद सूक्ष्म जीव, विशेषकर फीकल बैक्टीरिया, मानव शरीर के आंतों में मौजूद माइक्रोबायोटा को पुनर्स्थापित कर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी के मुताबिक कुंभ स्नान
एक नेचुरल थेरेपी है जिससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक लाभ भी मिलते हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थान जॉन्स हॉपकिंस और क्लीवलैंड क्लिनिक भी पिकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन को मान्यता दे चुके हैं और वहां SER 109 जैसी पोप कैप्सूल को FDA की मंजूरी भी मिल चुकी है। डॉक्टर त्रिपाठी ने भारत सरकार से अपील की है कि इस पर और गहन शोध कर इसे एक वैश्विक स्वास्थ्य मॉडल के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। उनका कहना है कि कुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक विशाल प्राकृतिक चिकित्सा शिविर है जहाँ कल्पवास की जीवन शैली अपनाने वाला व्यक्ति खुद को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ महसूस करता है। हम डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी भेषज वैज्ञानिक हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमने B.Pharm M.Pharm किया, रिसर्च किया, 4 साल शोध किया, PhD किया और ये मुझे गर्व है ये कहने पे कि हम एक भेषज वैज्ञानिक हैं और हमने कुंभ स्नान कल्पवास के जीवन शैली पर शोध किया है, मंथन किया है, प्रकाशित किया है पेपर। और 2024 में जो 25 में भी जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ उस अवसर पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छा शोध किया है, बहुत से डाटा लिया है। आने वाले समय पे ऐसे अद्भुत परिणाम आपको देंगे कि दुनिया आश्चर्यजनक मानेगी कल्पवास की जीवन शैली को। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु क्या है? आज के प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु यह है कि कल्पवास कुंभ के जीवन शैली से मेडिकल सूत्रों पर आधारित क्या क्या लाभ हैं यह आपको बताएं और मैं बताऊं क्या क्या है। तो ये मैं आपको जो 6, 7, 8 विशेष लाभ है मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। मैं पहला जो लाभ है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रक्रिया है, सिद्धांत है, जिसके कारण ज्ञात अज्ञात बैक्टीरिया जो नहाते हैं हम लोग, जो करोड़ों लोग आसपास आके वहां पे रहते हैं, वास करते हैं, उनके शरीर से उत्सर्जित जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा पानी के माध्यम से गंगा में संगम में आते हैं, वो मनुष्य आचमन करता है, स्नान करता है, उसके शरीर में जाता है, उसके परिणाम स्वरूप एक नेचुरली उनके बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, उसको नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिद्धांत कहते हैं। और इसी का वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन आप लोग जानते हैं वो क्या है, उसमें आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिद्धांत कहते हैं। वो आर्टिफिशियली हमें प्राप्त होता है, वैक्सीन से प्राप्त होता है, इससे आर्टिफिशियल नाम है। और नेचुरली जो होता है, एक तो ये लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है, इससे ज्ञात अज्ञात तमाम सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रति हमारे शरीर में व्याधि क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। दूसरा जो इसका बहुत बड़ा लाभ है गट बायोटा रिस्टोरेशन। आजकल फीकल बैक्टीरिया ट्रांसप्लांटेशन FBT, इसको माइक्रोबियल ट्रांसप्लांटेशन, फीकल माइक्रोब ट्रांसप्लांटेशन एक प्रक्रिया है जो गट बायोटा रिस्टोरेशन से प्राप्त होती है। अब क्या है गट बायोटा रिस्टोरेशन? गट बायोटा रिस्टोरेशन ये है जो मनुष्य के पेट में, पाचन तंत्र में आज के आधुनिक खान पान, औषधियां, एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मर जाते हैं, उससे मनुष्य बहुत गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। और जॉन हॉपकिंस जो इंस्टीट्यूट है या क्लीवलैंड मेडिसिन इंस्टीट्यूट है, अमेरिका की संक्रमण बीमारियों पे काम करने वाली बड़ी बड़ी संस्थाओं ने शोध करके, रिसर्च करके अब इसको सर्टिफाइड कर दिया है। और इसके कैप्सूल फीकल बायोटा रिस्टोरेशन के लिए स्वस्थ मनुष्य के पॉटी का, विस्टा का कैप्सूल बना करके लोगों को कुछ खास तरह के 10-12 तरह की बीमारियां जो मैंने आपको बताया है उसको दिया जा रहा है, उनको लाभ हो रहा है। तो महाश्वेता देवी सिर्फ एक लेखिका नहीं बल्कि समाज की सच्ची आवाज थी। काशीनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने लिखे को अपने आचरण से साबित किया। उन्हें जानना अच्छा लगता था कि हिंदी साहित्य में क्या चल रहा है। उनके बेटे ने उनकी इच्छा पर भाषा सेतु बंधन नाम से पत्रिका भी निकाली। कवि अरुण कमल बोले महाश्वेता हारने वालों की लेखिका थी, उनके लिए संघर्ष ही सबसे बड़ा था। सविता सिंह ने कहा कि उनके किरदार जैसे रुद्राली, शनिचरी और द्रौपदी उन्हें फेमिनिस्ट लेखिका बनाते। उनके लेखन में प्रत्यसत्ता से सीधा टकराव दिखता है। आशीष त्रिपाठी। आशीष जी, किस प्रकार के सेमिनार आयोजित किए और कितने दिन की है? बांग्ला की बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका महाश्वेता देवी जो
एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार रेमन मैग्सेसे से सम्मानित थी और इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित थी। ये उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्त्री अध्ययन एवं विकास केंद्र और बांग्ला विभाग ने मिलकर उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर ये एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित करने का फैसला लिया है। ये आज यानी 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 3 दिनों तक आयोजित होगी, जिसमें विदेश से 6 मेहमान आए हुए हैं, श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से और उसके साथ ही भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 30 अतिथि महाश्वेता देवी के अवदान पर बोलने के लिए इन 3 दिनों में आमंत्रित किए गए हैं। देश भर के विभिन्न भागों से विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध छात्र और युवा प्राध्यापक इन संगोष्ठियों में अपने शोध पत्रों का वाचन करेंगे। जो बहुत महत्वपूर्ण वक्ता इस संगोष्ठी में शामिल हो रहे हैं उसमें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित और भारत भारती सम्मान से सम्मानित विख्यात कथाकार प्रोफेसर काशीनाथ सिंह इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे। साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित श्री अरुण कमल इस संगोष्ठी का उद्घाटन वक्तव्य देंगे और स्त्री विषयों की बहुत बड़ी विशेषज्ञ इग्नू की प्रोफेसर और हिंदी की महत्वपूर्ण कवि प्रोफेसर सविता सिंह इसका बीज वक्तव्य देंगी। आलोचक प्रोफेसर रवि भूषण, प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय, प्रोफेसर आशुतोष कुमार, प्रोफेसर पंकज चतुर्वेदी, नीलेश रघुवंशी, असंग घोष, कमलानंद झा, अनुपम सिंह, तस्नीम खान आदि बहुत सारे विद्वान भारत के विभिन्न भागों से आए हैं और इस गोष्ठी में 3 दिनों में अपने अपने वक्तव्य देंगे। ऐसे संगोष्ठी कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि महाश्वेता देवी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने भारत के निर्धन और वंचित लोगों के लिए पूरे जीवन काम किया। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आदिवासियों, किसानों और ग्रामीण जनता के निम्न वर्गीय हिस्से में काम करती रहीं जीवन भर और उसके साथ साथ वो लेखन करती रहीं। लेखन में भी उनकी साहित्य का जो मुख्य विषय था वो भारत के गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, गंवई लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, आदिवासी थे और दलित थे और स्त्रियां थीं। इसलिए हम जब उनके रचनात्मक लेखन पर बात करते हैं तो एक तरह से हम भारत की संपूर्ण आबादी के एक बड़े हिस्से को 3/4 हिस्से की जो समस्याएं हैं जो साहित्य के माध्यम से आई हैं उनको अपने युवाओं को परिचित कराना चाहते हैं और ये भी परिचित कराना चाहते हैं कि हमारे पुरखों ने समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया।